तैयार हो जाइए छोटे लेकिन बेहद अहम हफ्ते की शुरुआत के लिए। जी हां, गुरुवार और शुक्रवार को बाजार रहेंगे बंद, लेकिन उससे पहले के 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। छोटा हफ्ता है अनिल जी। सबसे बढ़िया ट्रिगर तो आज के लिए यही है। बेस्ट ट्रिगर यही। इस हफ्ते मतलब लंबे समय बाद ऐसा होगा कि 4 दिन तक लगातार बाजार बंद होंगे। बिल्कुल। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 4 दिन की बाजार बंद है। 3 दिन काम करना है और 3 दिन में 5 दिनों का काम करना है। तो आइए देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स, जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन और इस हफ्ते की करनी है शुरुआत। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। शुक्रवार को उम्मीद के मुताबिक डाउ मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन उम्मीद के विपरीत नैस्डैक में रही कमजोरी। कच्चा तेल लगातार कमजोर होता दिख रहा है, अब $100 के भी नीचे जाने की तैयारी में नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे बाजारों के लिए। नतीजों के सीजन की ऑफिशियली आज से शुरुआत होती दिख रही है। शाम को बाजार बंद होने के बाद आएंगे टीसीएस के नतीजे और ट्रेडर्स फेवरेट डेल्टा कॉर्प के भी आज आने वाले हैं रिजल्ट्स। एक और नया खिलाड़ी बाजार में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए आज हो रहा है तैयार। वेरांडा लर्निंग, इसकी आज होने वाली है लिस्टिंग। 137 रुपए की इशू प्राइस। थोड़ी देर में बताएंगे कैसी हो सकती है लिस्टिंग और क्या करना चाहिए आपको। तो ये है आज के दमदार ट्रिगर्स। तो ढेरों ट्रिगर्स हैं सर। 3 ही दिनों का हफ्ता है, बट एक्शन भरपूर होने वाला है। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर डाल देते हैं नजर। जो आपने बात आई थिंक लास्ट मंडे को ही कह दी थी कि अब तेल से वैसा कोरिलेशन नहीं होगा। देख लीजिए, तेल भी दिन के निचले स्तर पर है और एसजीएक्स निफ्टी भी दिन के निचले स्तर पर है। तो कोई कोरिलेशन नहीं है। हालांकि अच्छी बात है 100 के नीचे। इतना परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन भी नहीं बोला था कि तेल गिरेगा हम गिरेंगे, वैसा भी नहीं है। आमतौर पर दीप, एक चीज 2008 में मैंने सीखी थी, अब बात निकली तो बता दूं कि तब कच्चे तेल में भयंकर तेजी हुई थी और तब कच्चे तेल की तेजी के साथ साथ बाजार भी बढ़े थे। तो कच्चे तेल की तेजी 2 वजह से होती है। एक, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही, कि 2 देशों के बीच में तनाव, चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे रूस और यूक्रेन हो, चाहे कोई और देश हो जहां पर वियतनाम हो या कुछ हो, जिसकी वजह से सप्लाई का संकट आए और उस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वो किसी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि दूसरी जो तेजी बनती है वो इस वजह से बनती है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कच्चे तेल की डिमांड बढ़ रही है और तब जो तेजी होती है। तो कोरिलेशन ये है, अगर आप पिछला उठाकर देखें, सिर्फ इस बार को छोड़ दें या इनफैक्ट हर बार को छोड़ दें, कि अगर राजनीतिक कारणों से कच्चे तेल में तेजी होगी तो वो मार्केट के लिए खराब है, और अगर आर्थिक कारणों से तेजी होगी कि डिमांड बढ़ रही, तो उसके साथ साथ इक्विटी मार्केट भी बढ़ते हैं। तब कच्चा तेल बढ़ता है तभी मार्केट बढ़ते हैं, तब गिरते नहीं है। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आपको लगेगा ही तेल। करेक्ट, राइट। सो वो एक बड़ा कोरिलेशन है। तो इस बार जो कच्चा तेल आपका बढ़ा है वो राजनीतिक कारणों की वजह से बढ़ा है। अब नीचे आ रहा है, तो जितना हमें कंफर्ट रेंज में आना था आ गया, अब हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हैं। सो मतलब वो कोरिलेशन अच्छा हुआ, पिछले सोमवार को ही हमने खत्म कर दिया। और पूरे पिछले हफ्ते देखिए आप, कच्चे तेल पे 1% रिएक्शन नहीं है मार्केट। सो ये जब हम ये सुबह सुबह 6 ट्रिगर्स देते हैं, ग्लोबल क्या, एफआईएस क्या, ये क्या, वो क्या, सो ये सिर्फ ऐसे, मतलब बहुत लोग सोचा ऐसे दे दिए होंगे, ऐसे नहीं है। उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कब किस वक्त मार्केट किस पर रिएक्शन देगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट का रिएक्शन कभी कच्चे तेल पे हो सकता है, कभी एफआईएस डेटा पर हो सकता है, कभी लोकल फंड्स की बाइंग सेलिंग पे हो सकता है, कभी डाउ फ्यूचर्स पे हो सकता है, कभी हांगकांग पे। अलग अलग वक्त अलग अलग चीजों पर मार्केट का रिएक्शन होता है। तो कच्चे तेल का जहां तक रिएक्शन था वहां तक हमने संभाला। अब कच्चे तेल के बाद पिछले हफ्ते भर से मार्केट नए ट्रिगर की तलाश में है। बिल्कुल, फ्रेंकली अभी तक वो 1-on-1 कोरिलेशन कहीं बैठा नहीं है 6 ट्रिगर में से। मैं कह रहा हूं जमाने की कि कौन सा वो ट्रिगर है जो डायरेक्ट कोरिलेट कर रहा है मार्केट को, अभी मिलना थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए, जब तक नया ट्रिगर नहीं आता, एक चीज हो रही है सर, हमारे बाजार ने भी पॉलिसी पर इनिशियली थोड़ा रिएक्ट किया और उसके बाद पॉलिसी डाइजेस्ट हो गई, बट इंटरेस्ट रेट्स पर डर बढ़ रहा है। 2.7% के पार यूएस की बॉन्ड यील्ड है। इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा आएगा, लगभग 8% का अनुमान है। 8% यूएस की इन्फ्लेशन, जहां पर आधे % की ब्याज दर है इस समय सर। तो ये एक फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर बढ़ी है, इसलिए शायद हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते, और स्पेशली जो नैस्डैक में 4% की पिछले हफ्ते गिरावट है, यहीं से अमेरिका में कमजोरी का यही कारण है। और चाहे देखिए, अमेरिका ने तो शुरुआत कर दी ब्याज दरें बढ़ाने की, हमने की नहीं, हमारा भी तो 7% के ऊपर निकल गया। सो इफेक्टिवली, और वीकेंड पर आपने उदय कोटक साहब का ट्वीट भी देखा होगा, वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल में 4 बार ब्याज दर, यानी कि 1% बढ़ने की गुंजाइश है। तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड मार्केट तो हमारे यहाँ भी संकेत दे रहा है कि ब्याज दरें बढ़नी 7% के पार हो गई। अमेरिका में 2.25% पहुंच गया। सो मतलब इसका मतलब क्लियर है कि मई में आधा % आप मानकर चलिए। बॉन्ड मार्केट तो अमेरिका का यही कह रहा है कि मई में भी आधा % बढ़ेगी। अब दिक्कत ये है दीप कि आमतौर पर बढ़ती हुई ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए खतरनाक है।
डेली बेसिस पे कोरिलेशन बने ना बने, लेकिन अगर आप 2 साल का व्यू लेकर चलते हैं तो फिर 2 साल में आप बहुत तेजी नहीं कर सकते बढ़ती हुई ब्याज दरों के बीच में। ये बात सही है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ेगी, आपका कंजम्पशन कम होगा, लोग खर्चा कम करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी कमी आएगी, कंपनियों को महंगा कर्ज मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें होती हैं जिनसे आपके कंजम्पशन पर थोड़ा सा लगाम लगता है। आपको होम लोन महंगे लेने होंगे, पर्सनल लोन महंगे लेने होंगे, बिजनेस के लिए जो कर्ज आप लेकर एक्सपांशन करना चाहते हैं वो महंगा होगा। और एक्सपांशन आप तब करते हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूत हो। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए आप ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, तो फिर नेचुरली बाकी सब चीजों पर असर आता है। तो ये एक तरीका है, जब बाजार में मंदी होती है, इकोनॉमी में मंदी, बाजार नहीं, इकोनॉमी में जब मंदी होती है तो सबसे बढ़िया तरीका सेंट्रल बैंक के पास ये होता है, ब्याज दरें जोर से घटाइए और सिस्टम में पैसा डाल दीजिए। जब इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर तरफ तेजी चलिए, हाय तौबा, कमोडिटीज के दाम कुछ भी अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट्स नहीं है शेल स्टोर्स में, डिमांड ही डिमांड है, तब इनके पास एक ही तरीका, धीरे धीरे सिस्टम में से पैसा निकालिए, ब्याज दरें बढ़ाइए। तो हम वो आराम से कोविड के वक्त मार्च 2020 से जो सस्ते पैसे और ढेर सारे पैसे वाले माहौल से अब हम महंगे पैसे और लिमिटेड पैसे वाले माहौल की तरफ जा रहे हैं। ये अमेरिका की कहानी है और यही कहानी हमारी भी बनने वाली है और बनने की इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ भी ब्याज दरें बॉन्ड मार्केट में बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी जो आरबीआई की पॉलिसी आई है उसमें शुक्रवार को धीमे धीमे संकेत मिल गए कि अब पैसा धीमे धीमे खींचेंगे। वो उतनी लिक्विडिटी रखना नहीं चाहते और आज देखिए फिर से बॉन्ड यील्ड आप 7.11 पे आ चुके, 7.12 पर आ चुके। तो ओवरऑल बढ़ती हुई ब्याज दरों के लिए हमें तैयार रहना, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो इस साल की थीम होने वाली है 100%। और इसीलिए आज से सारे बाजार हमारे अमेरिका के मैक्रो और माइक्रो के बीच में फंसे हुए हैं। मैक्रो फैक्टर्स आपको बहुत तेजी नहीं करने देंगे जी, कि इकोनॉमिक गतिविधियां कम होने के आसार दिख रहे हैं, ग्रोथ में कमी आएगी, महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो तेजी कैसे करें। और दूसरी तरफ आप कंपनियों की कमाई देखेंगे, प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे, आगे के 2-3 साल के आउटलुक को देख के करेंगे तो आपको लगेगा हाँ 3 साल का व्यू है तो फिर ठीक है, मैं तेजी कर सकता हूँ। सो वो दोनों तरफ की कश्मकश हमेशा चलेगी बाजार में और इस साल ये ज्यादा रहने वाली है। इस साल ये ज्यादा रहने वाली है। इसलिए अनिल जी आपको कह भी रहे हैं, स्टॉक्स जो भी खरीदे, इस साल पैसा बनाना आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है और आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा दोनों ही तरफ। बिल्कुल सर जी। पर एक बड़ा ट्रिगर आज से शुरू हो रहा है, ग्लोबली भी इस हफ्ते, हमारे बाजार से भी आज के लिए नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। कैसे अप्रोच करने चाहिए इस नतीजों के सीजन को? छुट्टी लेकर दीप, ये रिजल्ट सीजन, हाँ सीरियसली मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ इस रिजल्ट सीजन, क्योंकि इस रिजल्ट सीजन में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इस बार रिजल्ट में किस कंपनी के रिजल्ट कितने खराब आएंगे कहना मुश्किल है, किस कंपनी की तरफ से सरप्राइज आ जाएगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कमोडिटीज के दाम जिस तरह से ऊपर नीचे हुए, कौन सा रॉ मटेरियल किस कंपनी को लगता है और किसके दाम एकदम से बढ़ गए या घट गए, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और जो भले उनके ओवरऑल रेवेन्यू में छोटा हिस्सा रखता हो लेकिन अचानक से उसका रियलाइजेशन बढ़ गया और उससे मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो मार्जिन बढ़ने और मार्जिन घटने की कहानी सरप्राइज करेगी इस बार। शॉक्स भी होंगे, सरप्राइज भी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ज्यादा शॉक होंगे, सरप्राइज वाले तो कम ही मिलेंगे। तो इस बार रिजल्ट सीजन में आपको 2 चीज करनी है। पहली चीज तो ये 2 तरीके से बांट लीजिए रिजल्ट। एक वो कंपनियां जिनका कमोडिटीज से कोई लेन देना नहीं है, मसलन बैंक्स, मसलन आईटी कंपनियां, है ना, जो अपने हाल में मस्त है। दूसरी तरफ वो कंपनियां जिनके लिए रॉ मटेरियल का काम कमोडिटीज करती है, रियल एस्टेट हो गया, स्टील हो गया, मेटल मतलब, और क्या क्या बाकी सारी बहुत सारी, FMCG, ऑयल एंड गैस, तो इनका भगवानी मालिक है। करेक्ट है ना। इनमें कहाँ किसको कितनी जोर से चपत लगेगी। सो इस बार मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई रिजल्ट सीजन के पहले अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो ये मान के चलिए कि या तो लगेगा तो जैकपॉट और लगेगा तो झटका, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। और स्पेशली कमोडिटी स्टॉक्स में जैकपॉट लगाने के चक्कर में ना पड़े जी, वहां झटके के चांसेस ज्यादा है। तो और अगर आप कोई भी पोजीशन बनाए, ये मान के चलें कि 10% ऊपर या नीचे मेरा स्टॉक खुल सकता है, उस हिसाब से ऑप्शंस की हेजिंग होनी जरूरी है जी। नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल एक ही स्टॉक में एक ही पोजीशन में। सो इस बार रिजल्ट सीजन को सबसे ज्यादा सावधानी से ट्रेड करना है, ये लिख कर रख लीजिए। कोई कितना भी अच्छा रिजल्ट बोले, कोई कितना भी खराब बोले, रिजल्ट आपको अनुमान से दूर आ सकते हैं। ये इस रिजल्ट सीजन की कहानी है। और दीप आज हम कितना 11 तारीख है, हम वापस बैठेंगे जब रिजल्ट सीजन खत्म होगा और आप देखिएगा कि ये लाइन नोट करके रखिएगा कि कितनी कंपनियों में रिजल्ट सीजन में अनशनाफ रिजल्ट आए जो उम्मीद से कहीं दूर है। बहुत खराब भी हो सकते हैं और बहुत अच्छी भी हो सकते हैं, और स्पेशली खराब साइड में थोड़ा सावधान रहना है जी।
खराब हुआ तो काफी खराब हो सकता है, बिल्कुल। और ये लंबा सीजन भी है सर। तो अगर आप सोचो कि 20% मार्जिन आएंगे और 8% आ गए तो मतलब बुरा आप सोच भी नहीं बहुत खराब है। सकते। एक जमाना था 20% मार्जिन सोचो और 18 आ जाए तो स्टॉक की धुलाई हो जाती है। Yes. 8 आए तो क्या नीचे का सर्किट, हाँ, आराम से, है ना। सो वो कौन झेलेगा। और गैप से खुले तो 3.5 के बाद हो जाए, सुबह पता चला 20% नीचे मिला, लो क्या करोगे, अटक गए, लाइन लगा के बेचो फिर गए। तो ये करना ही नहीं है अपने। ध्यान रखना है इस बार। और इस बार ज्यादा उम्मीद मत रखिए नाक वाक की। हाँ। नतीजे आएंगे कमाई, Limited हमने इस बार रखेंगे। पहले से ही सोच रखा है कि बहुत ज्यादा हम करेंगे नहीं एग्रेसिवली, जी। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे वहीं हम रिजल्ट्स में करेंगे। नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। इस बार हम सावधान रहेंगे, बिल्कुल। हमने स्टैंड ही लिया सावधान। एब्सोल्युटली, इस बार तो सावधान रहेंगे। पर चलिए, आज से टीसीएस और डेल्टा कॉर्प ये दोनों इंपॉर्टेंट नतीजे हैं वायदा कारोबार के निफ्टी के, और इसके अलावा भी कई सारे कैश नतीजे रहेंगे जहां पर हमारी नजर है। आइए आपको बता देते हैं, फिर आज का सेटअप भी बात कर लेते हैं सर। सेटअप से पहले, क्योंकि छोटा हफ्ता है, 3 ही दिन का है, वीकली एक्सपायरी भी 3 ही दिन की रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ के। एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दीप, कोई खास बड़े ट्रिगर है नहीं। हाँ, करेक्ट। देखो आप मतलब दोनों तरह के संकेत है आपको मिले जुले। ग्लोबल भी आप बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब नहीं है, ठीक है। हमारे लोकल ट्रिगर्स भी बहुत अच्छे, बहुत खराब नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद छोटा हफ्ता है, और वैसे भी अप्रैल का महीना जनरली लोग छुट्टियों मनाने के बारे में के मूड में ज्यादा होता है। जैसे दिसंबर का महीना होता है छुट्टियों के लिहाज से, वैसे जिन जिन लोगों के बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं उनको अप्रैल का महीना सबसे बढ़िया छुट्टी मनाने के लिहाज से, क्योंकि वहीं पर आपको छुट्टियां ढेर सारी आती है, तो 4 दिन की छुट्टियां होंगी एक साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना कम है। वही ट्रेडिंग रेंज रहेगी दीप, न तो नीचे बहुत जाने वाले हम, न बहुत ऊपर निकलने वाले हैं। तो 17,500 17,600 आपका प्रिसाइजली 17,450 से 17,600 ये आपका सपोर्ट रेंज हो गया 150 का। और ऊपर की तरफ 17,950 से 18,100 ये ऊपर की रेंज हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 17,450 17,600 नीचे गिन लीजिए, 17,950 18,100 ये 150 पॉइंट। इस 150 पॉइंट की रेंज में से किधर भी बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे 18,150 के ऊपर ट्रेंड सुपर पॉजिटिव लाइफ हाई, और उसके ऊपर 17,450 के नीचे करेक्शन बढ़ने की गुंजाइश और संभावना। बस ये ध्यान में रखना है अपने सिंपल। ठीक है, तो रेंज, हाँ, रेंज में 450-600 की रेंज में खरीदना है, ठीक है। 950 18,100 की रेंज में बेचना है। बेचता ब्रॉडर रेंज वीकली आप पूछ रहे हैं, बाकी दिन की तो अभी बता ही दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। आइए फिर दिन का सेटअप भी समझते हैं आपके साथ। कहाँ है आपके ग्लोबल न्यूट्रल रखें, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर है। और एफआईएस की तरफ से जो संकेत है नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बाकी सारे न्यूट्रल है। अब जो नेगेटिव है पहले उसकी बात कर लें। एफआईएस के डेटा 575 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की कैश मार्केट में और 1370 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर्स में। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए करीबन 2000 करोड़ की बिकवाली आपकी है एफआईएस की तरफ से स्टॉक्स में, ठीक है। घरेलू फंड ने 17 करोड़ की बिकवाली की है। अब इसमें एक ब्लॉक डील है 2000 करोड़ की, 1500 करोड़ की है एचडीएफसी लिमिटेड की, उसका छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, उसमें से 600 करोड़ की खरीदारी तो एफआईएस की तरफ से। तो उस लिहाज से अगर आप देखें ब्लॉक डील को हटाकर देखें तो करीबन 1200 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से है। बाकी भी हो सकती है लेकिन ये है। तो डेटा थोड़े से एफआईएस की कमजोरी की तरफ ही है, ये नेगेटिव साइड पर। घरेलू फंड ने सिर्फ 17 करोड़ का बेचा है, न्यूट्रल साइड पर है। और जो इंडेक्स में है वो 163 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी, वो भी न्यूट्रल से है। सो डेटा बहुत मजबूत नहीं है एफआईएस की तरफ से शुक्रवार को, अच्छी मजबूती देखने के बावजूद। याद रहे आप 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर बंद हुए हैं, उसके बावजूद ये डेटा है। तो एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा बन नहीं रहा दीप, ये है। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, उसमें बदलाव नहीं। चलिए, तो ठीक है, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव, बट एफआईएस की तरफ से उतना सहारा नहीं है। बड़े लेवल्स आज के सपोर्ट जोन 17,600 675 इस रेंज में आए तो खरीदारी कीजिए। अच्छी जगह खरीदारी करने के लिए 17,700 से सोच सकते हैं, यहाँ से नीचे खरीदारी करने की जगह। इसके नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन फिर भी नोट करके रखें 17,475 17,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। ऊपर की तरफ 17,775 17,850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, इसको पार करके निकले तो 17,950 18,050 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन बनने के संकेत आएंगे आपके लिए, और आए तो करना भी चाहिए। बैंक निफ्टी 37,350 37,400 ये पिछले 2 दिन के लो है बैंक निफ्टी के इंट्राडे के। 37,400 शुक्रवार का, 37,350 गुरुवार का, ये पहली सपोर्ट जोन है, यहां पर रुकना चाहिए और इस रेंज में मौका देख सकते हैं। अगर इसके नीचे गए तो 37,050 37,150 बनता है।
अब देखते हैं, रेंज को होल्ड करने की कोशिश तो की है हमने पिछले पूरे हफ्ते। देखते हैं क्या हम 36 अल्टीमेटली नई मंदी या जो कहें कि जो खराब होना होगा बैंक निफ्टी का वो 36,800 के नीचे होगा दीप। 36,800। हाँ ओके। जैसा आप निफ्टी में 17,450 के नीचे मान के चले, सो इधर 17,450 300 पॉइंट नीचे करीबन और बैंक निफ्टी पे 36,800 मतलब करीबन 900,000 पॉइंट नीचे। ये क्लियर, ये इस हिसाब से आप देख के चले। ये है आपके लिए बड़े लेवल जिस पर आपको फोकस करना है। ऊपर की तरफ 37,875 37,950 ये बार 38,000 को पार करने में मुश्किल आ रही है। कहीं 800 पे जाके 900 पे जाके दम तोड़ देते हैं बिल्कुल, और इसके पार निकलने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी नोट करके रख रहे हैं 38,075 38,300 हाई रेंज पर बैंक निफ्टी आपके लिए। ठीक है सर, सारे बड़े लेवल सामने हैं। दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? 17,784 पर आप बंद हुए निफ्टी पर। इसके नीचे सपोर्ट पहला बनेगा 17,700 का, उसके बाद हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है। 675 650 कहाँ गया, 17,650 भी होना चाहिए इसमें एक। 17,650 17,600 यहाँ तक तो है ही है। उसके बाद 17,550 और 17,500 और सपोर्ट है, तो एक 17,650 और इसमें जोड़ दीजिए। आइए ऊपर की तरफ 17,784 पर बंद हुए। पहला आपका ऊपर का लेवल जो बनेगा निफ्टी में 17,850 900 950 18,000 और 18,050। यहाँ 50 पॉइंट है। निफ्टी में नीचे सपोर्ट 25 पॉइंट पे है, ऊपर में रुकावट 50 पॉइंट पे, थोड़ा सा ये बदलाव है। बैंक निफ्टी 36,750 के आसपास आप बंद हुए, 37,750 के आसपास। यहां से नीचे सपोर्ट देखिए 37,650 37,525 दो छोटे सपोर्ट है। मीडियम सपोर्ट 37,400 से 37,350 का है। इसके टूटने के बाद ही फ्रेश कमजोरी होगी और बड़े सपोर्ट के तौर पर आप 37,150 37,050 36,925 तक देख सकते हैं। 36,825 लास्ट होगा, वहां तक का बनता है जगह। ऊपर की तरफ आइए 37,750 के ऊपर है 37,875 और 37,950 दो छोटी रुकावट है। इसको पार करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन 38,075 38,225 और 38,300 ये तीन मीडियम लेवल से 38,450 38,625 फाइनल ऊपर के टारगेट। और याद रहे 4 अप्रैल को 38,625 पर आपको बेस्ट क्लोजिंग मिली थी इस रनअप की, और 38,765 का हाई आपने 4 अप्रैल को बनाया था। तो वहां पर तो आप जी भर के बेचिए और प्रॉफिट बुक करिए, बस आ जाए। जैसे कि 18,114 हुआ था, तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है थोड़ी। ठीक है सर, एफआईएस की पोजीशन थोड़ी बड़ी है, पीसीआर भी तो हल्का सा बढ़ा है। हाँ 68 से 69%, 1% खास बदलाव नहीं दी। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा, चूंकि नई सीरीज की शुरुआत थी वीकली वो, और विक्स 7% घटकर आया है, आज बढ़ जाएगा। तो लगभग बराबरी वाला मामला है। अब आइए स्टॉप लॉस दे दो। थोड़े से बदलाव हुए दीप स्टॉप लॉस में, एक छोटा सा बदलाव किया। वैसे 17,600 निकल कर आता है स्टॉप लॉस निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर। मैंने थोड़ा 50 पॉइंट की लिबर्टी रखी है, 17,550 थोड़ा नीचे का दिया है। तो स्टॉप लॉस अगर जिसको छोटा लगाना है 17,600 का लगाए, अदरवाइज 17,550 का आपके लिए ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे 37,300 किया है और क्लोजिंग 37,150। शुक्रवार को 37,150 रखा था हमने, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। यहाँ हल्का सा बदलाव किया है, इंट्राडे में 37,300 रखेंगे और ज्यादा रिस्क बढ़ानी नहीं है। ठीक है, अब आइए अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके लिए 17,850 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे पर, और क्लोजिंग बेसिस पे आपका बनेगा 18,000 के ऊपर बंद होते हैं। तो अगर जिसको बड़ा रखना है तो 18,000 का रखें, छोटा रखना है 17,850 का भी रख सकते हैं। इंट्राडे में 17,850 इसलिए कि शुक्रवार का हाई आपका 17,842 का है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक बार शॉर्ट आप काट सकते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है। शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में 38,075 एक ही रखेंगे। यही शुक्रवार का था, आज भी यही है 38,075 इंट्राडे क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस। चलिए नई पोजीशन 17,600 17,700 की रेंज में खरीदना है टुकड़ों में। जैसे 7 मूड माहौल देख लिया, अब जैसे 100 पॉइंट नीचे आप बंद हुए 17,784, 100 पॉइंट नीचे खुलते ही आप नीचे खरीदारी की रेंज में आ जाते हैं। आपको लगेगा कैसे 17,790 दिख रहा है, 94 पॉइंट की प्रीमियम है। तो 17,790 से 100 पॉइंट की प्रीमियम निकालो, हो गया 17,700 17,690 वहां खुल रहे हैं। वहां से शुरुआत कीजिए, तो 100-125 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो वहां से पहली शुरुआत कर सकते हैं। जहां अगर गैप से खुले 100 पॉइंट से ज्यादा गैप से खुले वहां खरीदिए। 650 पे और लेना है, 600 पे और लेना है, 3 टुकड़ों में लीजिए, या 600 पे और 700 पे 2 टुकड़ों में ले लीजिए। 600 तक लेना है आपको, 500 का स्टॉप लॉस होगा, 17,500 का। ठीक है, ऊपर का टारगेट बनेगा 17,775 17,802 छोटे टारगेट, 850 और 17,900 मीडियम टारगेट, 17,950 18,000 फाइनल टारगेट। तो जितना बड़ा गैप मिले 125 150 पॉइंट मिल जाए,
120 पॉइंट अभी दिख रहा था, 150 पॉइंट मिल जाए तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ले सकते हैं, 50 पॉइंट नीचे और ऐड कर लीजिए। सो ऐसा भी नहीं कि कोई रेंज को तोड़ के और जाएगा, अगर रेंज को तोड़ के तो एक दिन तो जाएगा, जिस दिन जाएगा फिर हमारे पास स्टॉप लॉस है, वो तो चांस लेना ही पड़ेगा। देखो गैप डाउन ओपनिंग में हिम्मत करके आपको चांस लेना, नहीं लेंगे तो फिर कैसे पैसा बनेगा, वो वाली बात है। ऊपर बेचना है, बिल्कुल बेचना है। कहाँ बेचना है? 17,850 से 17,950 की रेंज में आता है निफ्टी, घूम फिर के वापस जैसा शुक्रवार को आया था वहां पर बेचना है आपको। 18,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा और नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप वो 17,800, 17,775 दो छोटे टारगेट है। 17,700 से लेकर 675, 650, 625, 17,600 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। हर 25 पॉइंट पे वहां पर है और उसके लिए आपको बिकवाली करनी है। 600 तक के टारगेट रखकर बिकवाली कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है सर। नई पोजीशन बैंक निफ्टी खरीदना है। अच्छा, दो तरीके हैं, एक तो 37,000 के नजदीक खरीदें, लेकिन मैं थोड़ा सा एग्रेसिवली यहां पर ले रहा हूं कॉल बैंक निफ्टी खरीदने का। 37,350, 37,400 जो शुक्रवार का लो था, गुरुवार का लो था, अब उसके नीचे जाएगा तो फिर लेना भी क्यों है, इसलिए 37,350, 37,525 की रेंज में लेना है। 525 में मूड बनाइए, माहौल देखिए, अगर ठीक लगे तो वहां शुरुआत कीजिए, नहीं तो 450 और 350 पे, 400 और 350 पे आके वहां लीजिए। स्टॉप लॉस इसलिए छोटा कर दिया 37,150 का, बड़ा नहीं रखना 37,150 का, हाँ ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है। ऊपर में 37,650, 750 दो छोटे टारगेट, 875, 950 मीडियम टारगेट, तो 38,075 बस, ज्यादा नीचे और इतने आ जाए बहुत है। जो बेचना चाहते हैं वो बेचे ऊपर में 37,925 से 38,075, यानी कि 38,000 के नजदीक आपको बेचना है, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, 75 पॉइंट इधर या 75 पॉइंट उधर। 875 से भी मूड बना सकते हैं, यहाँ बेचना है आपको। 38,150 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 37,850, 750 और 650 तीन छोटे टारगेट है। 575, 400 और 350 मीडियम टारगेट है और 37,150 का फाइनल टारगेट, बस इतना ही। तो रेंज को ट्रेड करना है और रेंज को ट्रेड करने के लिए आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। कॉन्ट्रा कॉल लेकर चले, रेंज के किसी एक और पर आने का इंतजार कीजिए, वहां पर लीजिए। और कॉन्ट्रा कॉल में एक काम करेगा कि चूंकि छोटा हफ्ता है, ग्लोबल मार्केट थोड़े से वोलेटिलिटी बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं, स्टिक स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। रेंज तोड़ता हुआ नजर आए तो फिर थैंक यू वेरी मच कर लीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड। बैन में भी सर पहला स्टॉक आ गया, आरबीएल बैंक एंट्री हो गई। हाई बीटा बैंक्स हैं सारे फोकस में, हाँ, आरबीएल तो इन्हीं का चलता है ना, आरबीएल और आईबुल में, आइडिया में कौन पहले आए बेन में। तो इस बार सेल इस बार नहीं है। हाँ, सेल ये 3-4 हैं। चलिए, तो आरबीएल बैंक वायदा कारोबार के बैन में शामिल है। फंड्स का डेटा समझा दिया सर, वायदा कारोबार के कोई लेवल्स? 17,800 ये ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है दीप। 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो वापस से अब 17,800, 825 को पार करके टिकेंगे तो फ्रेश खरीदारी आएगी। नीचे इमीडिएट सपोर्ट 17,700 के आसपास है। 17,700 के पुट पर 37 लाख शेयर हैं, उसमें से 18 लाख शेयर शुक्रवार को ही जुड़े हैं और 17,700 के कॉल्स पर भी 25 लाख शेयर है। तो शुरुआत में आप 17,675, 17,700 के आसपास टाइम पास करेंगे, देखेंगे ताकत है या नहीं। अगर ताकत नहीं दिखी तो आप 17,600, 625 तक फिसलेंगे और अगर ताकत दिखी तो आप 775, 800 तक आने की कोशिश करेंगे और वहां पर फिर से आपको सप्लाई मिलेगी। ये डेटा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है निफ्टी में। फिर से दोहरा दूं, 17,675, 17,700 पर खुलकर वहां पर वेट एंड वॉच, ताकत देखी जाएगी है या नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो 17,600, 625 तक आ जाएंगे, 50-75 पॉइंट और नीचे। ताकत दिखी तो 17,775, 17,800 तक आएंगे, वहां पर सप्लाई। तो 600 से 800 ये ब्रॉड रेंज, 675, 700 के आसपास खुलेंगे। ये आपके लिए डेटा है, क्रिस्टल क्लियर। बैंक निफ्टी 37,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी पे। ये लेवल बहुत गजब का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, 250 पर नीचे। तो आपको दीप 19 लाख शेयर वहां पर पुट में है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो 37,500 होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली सपोर्ट रेंज आपकी होगी आज के लिए 37,350, 37,500 और ऊपर में 37,850, 38,000 एक तरह से 150 पॉइंट नीचे, इधर 150 पॉइंट ऊपर। तो 37,500, 37,350 ये सपोर्ट रेंज है। यहाँ पर देखना है आपको कितना बैंक निफ्टी होल्ड कर पाता है। HDFC बैंक अकेला है जो नहीं चल रहा भाई, वो उसमें तो बल्कि कुछ खबरें भी हैं जो अभी स्टॉक न्यूज़ में बताते भी हैं आपको। बट चलिए, ये आपके लिए सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा सर, आज की जो और एक बड़ी बात है उस पर भी करते हैं फोकस। नई लिस्टिंग वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, क्या करना है लिस्टिंग पर?
दीप, एक बार लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट को सुनना समझना पड़ेगा कि क्या हिसाब से उन्होंने 750 करोड़ का वैल्यूएशन किया, क्योंकि पहले तो वो साइलेंट पीरियड में होते हैं इशू के पहले, तो वो बता नहीं सकते। हमारा अंदाजा सिंपल था कि 220 करोड़ में जो एक्विजिशन किया उसका वैल्यूएशन 750 करोड़ वो मांग रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स उतने इंप्रेसिव है नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह की कंपनी है ये एक्विजिशन वाली और नए जमाने की ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल के साथ चल रहे हैं। तो ये हो सकता है इसमें कहानी जो बने आगे चलते वो एक्विजिशंस की बनेगी, कुछ ऑलरेडी रनिंग कंपनियों को एक्वायर कर ले और उस हिसाब से आपने पैसा उठाया, मार्केट कैप लिया है, करेक्ट, जो मैनेजमेंट शायद उस वक्त बता नहीं पाया होगा। तो आई थिंक एक बार उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। बट तब तक हमारी जो राय है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। जितने आप फाइनेंशियल्स देखेंगे उस हिसाब से कहीं किसी हिसाब से ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होते नहीं है। हो सकता है इशू प्राइस से थोड़ा ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला था, आजकल होता ही है छोटी प्राइस के इशू में सबका इंटरेस्ट रहता है। 137 रुपए का भी है, मार्केट कैप भी छोटा है, तो चलो ठीक है, लोगों को लगता है गेम हो जाएगा, हो भी सकता है, यू नेवर नो। सो वो तो हमें पता नहीं। सो हम तो सिंपल एक ही चीज कहेंगे, 8-10% ऊपर प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है, 5 से 10% प्रीमियम पर। आप अपनी इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस लगा कर रखें कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से। बाकी जो खतरों के खिलाड़ी है जिन्होंने सोच समझ के पैसा लगाया, मैं सिंपल सी चीज कहता हूँ, स्टॉक का भाव होना अलग चीज है और स्टॉक के फंडामेंटल अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। सो इसलिए कल को स्टॉक बढ़े, कुछ हो जाए तो आप अपना डिसीजन खुद लें। सिंपल सी चीज़, जहाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ हाँ मेरे डिसीजन पे चलो, वहाँ मैं आपको बोलता हूँ कि ये करो। फॉर एग्जाम्पल TCS के बायबैक में डालना है तो मैं बोलता हूँ खुल के वहाँ करो। जहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का अनुमान लगाना हमारी समझ के बाहर है। हो सकता है स्टॉक डबल हो जाए, यू नेवर नो, हो सकता है स्टॉक आधा रह जाए, यू नेवर नो। तो जहाँ पर आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है, जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको एनालिसिस करना मुश्किल काम है। तो देखते हैं, लिस्टिंग के बाद मैनेजमेंट से बात करेंगे, समझेंगे उनके प्लान्स क्या है जिसकी वजह से उन्होंने इतना महंगा, क्योंकि मुश्किल से 15 महीनों की 18 महीनों की हिस्ट्री है कंपनी की, और उसमें वो इशू लेकर आए, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर इसका मतलब हम तो सावधानी के साथ चलेंगे। कल को एक बार वो अपने हिंदुस्तान का कानून ऐसा है ना कि 100 बेगुनाह छूट जाए चलेगा, लेकिन 100 गुनहगार छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे 10 अच्छी चीजें छूट जाए लेकिन किसी में नुकसान ना हो, ये कोशिश रहती है। उसके बावजूद हो जाता है उसके बावजूद हो जाता है, उसके बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्राइड्स फार्मा, सब कुछ अच्छा सोच के देने के बावजूद स्टॉक जिस प्राइस से रिकमेंड किया 60% नीचे है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि जहां डाउट है कम से कम वहां तो दूर रहें, जहां नहीं डाउट है वहां पर भी गड़बड़ हो जाती है, स्टॉक गिर जाता है, तो फिर इसलिए सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं। ढेर सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे आपको है ना, ITC बहुत बढ़िया चल रहा है ITC तो। बढ़िया, क्या मीम्स भी बढ़िया चल रहे हैं। हाँ, जबर आपने भी डाला बहुत ही वीकेंड पे व्हाट्सएप से कहीं आया था फॉरवर्ड, मैंने कहा चलो एंजॉय करो, क्या है मीम्स, और स्पेशली ITC में तो क्रिएटिविटी बेस्ट है हमारी। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप, और नई लिस्टिंग पर भी एनर्जी की स्ट्रैटेजी। ITC आज इस पर भी रखेंगे नजर, 25% की रैली रीसेंट टाइम्स में दिखा चुका है, बट और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज की। आइए आशीष और वरुण से जानते हैं इनके बारे में। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में तो आज सबसे पहले नतीजे हैं, क्योंकि TCS के नतीजे आने वाले, वहाँ नजर होगी। साथ ही साथ डेल्टा कॉप के भी नतीजे आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिरला टायर्स, केशोराम इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों के भी नतीजे आने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स यहाँ पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि कोबोटा को जो इशू किए गए थे शेयर्स, 93.6 लाख शेयर्स प्रेफरेंशियल इशू किए गए थे, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली है, तो इसके चलते एस्कॉर्ट्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। नेस्ले इंडिया फाइनल डिविडेंड के लिए आज बोर्ड की बैठक है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे नजर रखेगा, इनफैक्ट गोदरेज ग्रुप की सभी कंपनीज पे नजर रख सकते हैं, क्योंकि गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है 12 बजे, तो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में कंपनी उतरने वाली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन जो है वो वर्चुअल मीट करने वाले हैं आज, तो यहाँ पे नजर होगी। एक्स डेट है PCBL की स्टॉक स्प्लिट 2 से 1 रुपए की, और एशियन ग्रेनेटो राइट इशू की एक्स डेट है। प्राइस बैंड बदल रहा है आज से मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का, क्योंकि जो T2T में ये था वहां से बाहर आ रहा है, तो 5% से बढ़ के अब प्राइस बैंड जो है वो 20% का हो जाएगा सर्किट लेवल। वहीं न्यूज़ में टाटा मोटर्स, यहाँ पे JLR के Q4 के रिटेल बिक्री जो है उसमें साल दर साल 36% की गिरावट है, क्वार्टर करीब 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। रुचि सोया यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि पतंजलि के फूड कारोबार के साथ सहयोग बढ़ाने पे बोर्ड जो है वो चर्चा कर रही है। पतंजलि के फूड कारोबार जो है PL जो पतंजलि आयुर्वेदिक है, उसका कहीं ना कहीं सिनर्जीज जो है वो ये कंपनी ढूंढ रही है। इसके अलावा कंपनी ने पूरे कर्ज का भुगतान जो है वो कर दिया है, करीब 29-25 करोड़ के आसपास का कर्ज इस कंपनी के पास बकाया था, उसका भुगतान कंपनी ने कर दिया है।
संदूर मैग्नीज, ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि इस कंपनी ने राइट इशू का ऐलान किया है। 18 करोड़ जुटाएंगे राइट इशू के जरिए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है राइट इशू का शेयर प्राइस। 10 रुपये प्रति शेयर के शेयर प्राइस पे राइट इशू ला रहे हैं, जबकि स्टॉक का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो करीब करीब 3700-3800 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड करता है। इसके अलावा और खबर है कंपनी के लिए सोलर और विंड पावर के लिए रिन्यू ग्रीन एनर्जी के साथ करार किया है, और साथ ही साथ इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने यहाँ पे इस कंपनी में 1.53% हिस्सेदारी जो है Q4 में खरीदी है। तो काफ़ी सारी खबरें हैं जिसके चलते संदूर मैग्नीज आज आपके रडार पे होना चाहिए। और टाइम टेक्नोप्लास्ट, यहाँ पे बोर्ड से ओवरसीज बिजनेस के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। एशियाई देश, मिडिल ईस्ट, अमेरिका में जेवी के जरिए ग्रोथ जो है उसको कैप्चर करने की ये कंपनी योजना बना रही है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नजर। आशीष, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल्स और डॉक्टर रेड्डीज ये आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि क्यूरेशिया हेल्थकेयर को खरीदने के लिए तीनों कंपनीज अपनी दौड़ में करीब 2500 करोड़ के आसपास की जो ये डील हो सकती है। अब किसको ये कंपनी मिलेगी यहाँ पर नजर रहेगी, लेकिन टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल्स और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अपनी नजर बनाए रखें। इसके अलावा एक और फार्मा काउंटर रडार पर रहेगा, एसएमएस लाइफ साइंसेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएस एफडीए ने इनकी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जांच की थी 4 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में, और अच्छी बात यह कि इस जांच में कोई भी आपत्ति सामने नहीं आई है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, आरके दमानी ने जो अपनी हिस्सेदारी वो 0.08% बढ़ा दी। अब टोटल कुल हिस्सेदारी अगर आप देखें तो 32.34% हो गई है। इसके अलावा कुछ बल्क डील्स भी हैं मेरे पास जहां पर आपको नजर रखनी है। एस्कॉर्ट्स यहां पर खास फोकस रखेगा, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला ने मार्च में अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है यानी 5.8% की हिस्सेदारी जो है बेच दी है। अब शेयर होल्डिंग में इनका नाम नहीं दिख रहा है, और साथ में इंस्टीट्यूशनल्स की भी जो होल्डिंग है वो 24.3% से घटकर मात्र 4.04% रह चुकी है। बंधन बैंक यहां पर भी रखिए एक नजर, क्योंकि शुक्रवार को एचडीएफसी लिमिटेड ने बंधन बैंक में 4.96 करोड़ शेयर यानी करीब 3.1% हिस्सेदारी जो है वो बेच दी है। लेकिन सोसाइटी जनरल यहां पर देखें तो बंधन बैंक के जो है 1.90 करोड़ शेयर यानी 1.18% हिस्सेदारी जो है ये इन्होंने खरीदी है। केयर रेटिंग्स यहां पर देखिए, फेशियन एक्सेंट इंटरनेशनल वैल्यू फंड ने जो है हिस्सेदारी करीब जो है 3.73 लाख शेयर जो है 540 रुपए के भाव पर बेचे हैं। वहीं मल्टीफोल्ड 10 अम्ब्रेला फंड ने जो है करीब 2 करोड़ 99 लाख जो शेयर है वो 540 रुपए 21 पैसे के भाव पर बेचे हैं। ओके, आई थिंक 3 लाख शेयर्स उनके हैं जो उन्होंने शायद इस पर बेचे हैं। नजर रखिए, ये है आपके केयर रेटिंग्स, बंधन बैंक की डील हुई थी, एस्कॉर्ट्स पर भी आपको रखनी है नजर। पर आइए जानते हैं आशीष के साथ कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। आशीष बताएं क्या कह रहे हैं? देखिए, डिफेंस स्पेस के सभी स्टॉक्स आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी रिपोर्ट आ रही है सीएलएससी की तरफ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर देखिए स्टॉक में एक्शन भी भरपूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बड़ा है, 1740 से बढ़ाकर 1930 रुपए कर दिया। 1620 की जो है क्लोजिंग है। और साथ में बीईएल यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेटिंग जो है खरीदारी की राय दी है, और लक्ष्य 260 रुपए से बढ़ाकर करीब 282 कर दिया है। और ये मान रहे कि डिफेंस स्पेस की जो तीसरी लिस्ट इंडिजिनाइजेशन की जारी हुई है, इससे सेक्टर को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और साथ में जो पहली और दूसरी लिस्ट आई थी उनसे अभी कंपनीज को ऑर्डर्स मिलना भी शुरू हो गए, तो तीसरी लिस्ट से भी जो है यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स यहाँ पर जो ऑपरेशनल अपडेट्स आए, इसके बाद जेपी मॉर्गन की तरफ से नोट आए, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 515 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक अच्छी बात यह कही है कि क्वार्टर अगर आप देखें तो कंपनी की जो अर्निंग्स है इसमें काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, करीब 450 की जो है क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 561 रुपए का लक्ष्य दिया है। सफायर फूड जहां पर देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। हालांकि जो लक्ष्य है वो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का 1353 की क्लोजिंग है, 1520 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि श्रीलंका में जो संकट चल रहा है इसके चलते कंपनी पर असर होगा, और वहां पर जो है लगभग 0 एबिटा होगा जिनकी जो श्रीलंकन सब्सिडरी है वहां पर, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय दी है। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर जेफरीज की तरफ से नोट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 2340 की क्लोजिंग है, 3100 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और मान रहे कि डिसबर्समेंट में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली, कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी है। कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस भी जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके चलते कन्विक्शन पूरा यहाँ पर बना हुआ है। और एक डिटेल्ड नोट आया है आईटी सर्विसेज पर मैक्वायरी का। काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन रेटिंग और टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन क्योंकि टीसीएस के नतीजे आ रहे हैं इसके लिए रिपोर्ट एक बार बता देता हूं। यहां पर देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 4440 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स आज के लिए आती हुई। तो
डिफेंस पर अच्छी रिपोर्ट्स है, राइट? HAL और BL पर। टाटा मोटर्स में ठीक है, 561 का टारगेट नहीं। जेफरीज की पिरावल पर अच्छी 3100 का टारगेट, 3100 हालांकि बढ़ाया नहीं, पुराना टारगेट मेंटेन रखा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मुलाकात करते हैं सारे मेहमानों के साथ और वक्त है पिक ऑफ द डे का। न तो पिक ऑफ द डे है, न पिक ऑफ द वीक है, पिक ऑफ द हाफ वीक है आज। तो आज जो भी आप रिपोर्ट दें कृपया करके 3 दिनों के लिहाज से दें, फिर बाद में टारगेट ना आए तो आप ही बोलेंगे हमने तो वीक के हिसाब से दी थी, हमें नहीं पता था 2 दिन छुट्टी है। तो पहले बता दूं गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं 3 दिन की पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मैं तो पिक ऑफ द वीक निकाल के लाया था और अभी आपको करेक्ट करने लगा था कि आप गलत बोल गए पिक ऑफ द डे, बट आपने तो अनिल जी सुपर करेक्ट कर दिया पिक ऑफ द हाफ वीक करके अनिल जी। तो मैं तो अनिल जी टारगेट वही रखूंगा 7 दिन के, मतलब कि थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा आपको। देखिए मेरा जो पिक ऑफ द हाफ वीक है वो है ITC, और रीजन ये है कि ITC ने उस दिन भी, मैंने और कुणाल जी ने शुक्रवार को बड़ा क्लियरली बोला था 265, 266, 265, 266 की एक मच अवेटेड नेकलाइन को तोड़ा है। तो अनिल जी 2 ही तरह के लोग हैं बाजार के अंदर, हेट इट और लव इट ITC। बट अब ITC ने बड़ी वाली नेकलाइन को तोड़ा है, तो अगर हेट करने वाले इसको लव नहीं करेंगे तो उनकी जॉब पे बनाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे बनाएगी। एक बड़ी इंटेंसिटी की एक बड़ी नेकलाइन ITC ने तोड़ी है, तो मुझे तो लगता है 300 रुपए से पहले ITC रुकेगा नहीं। अब ये इस हाफ वीक में आता है कि अगले हाफ वीक में आता है, ये गोइंग एट समय बताएगा। तो ITC को खरीदना है 254, 254 के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए के टारगेट के लिए। 254 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। तो बंसल जी सुबह सुबह जो मैंने किया ये पिक ऑफ द हाफ वीक, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? लर्निंग्स, मॉरल क्या है इस पूरी स्टोरी का? इसका मॉरल ये है कि अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, जैसा कि मैंने पिक ऑफ द डे बोल दिया, तो उसको किस तरह से सुधार के दूसरे के ऊपर डाल दिया जाए, जो मैंने आपके ऊपर डाल दिया पिक ऑफ द हाफ वीक करके। आगे से आप भी इसकी कोशिश करें। देखो आपको पूरी पिक ऑफ द वीक करके आया, मैं पिक ऑफ द डे मांगा, मैंने हाफ वीक में घुसा दिया। आइए स्वागत करते हैं विश्वेश जी का भी। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द हाफ वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा शायद कंसोलिडेट फिर भी करे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा करेगा। इनफैक्ट अगर हमने जो प्रीवियस वीक की रिकमेंडेशन थी वो थी पॉलीप्लेक्स अनिल जी, अगर आपको याद हो, पॉलीप्लेक्स 2000 वाला 2700 हो गया। तो अपसाइड मोमेंटम जो स्टॉक्स है उनमें पुल बैक आ रहा है और वो चल रहा है। तो ऐसा ही एक स्टॉक मुझे जो लगता है ये 3 दिन के लिए खरीदना चाहिए, वो है शारदा क्रॉपकेम। अनिल जी शारदा क्रॉपकेम हमने पास्ट में 400 के आसपास रिकमेंड किया था और वहाँ से हमारा जो टारगेट था क्विकली अचीव हो गया था। अब मुझे लगता है 705 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे लास्ट वीक में जो प्राइस एक्शन है दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि स्टॉक इज प्रोबेबली हेडिंग फॉर अ 900 प्लस लेवल। तो यहाँ पे अनिल जी खरीदारी करनी है और स्टॉप लॉस रखना होगा 660 का, मतलब महज 40 रुपये का। उसके सामने 200 रुपये के अपसाइड के टारगेट होंगे। ये जो स्टॉक्स होते हैं अनिल जी, इनको होल्ड करना पड़ता है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई। आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 6000 करोड़ के आसपास ही है, और लेकिन अगर आप पी देखेंगे तो 20 का ही पी चल रहा है। तो मुझे लगता है क्वालिटी कंपनी, रीजनेबल वैल्यूएशन, अपसाइड मोमेंटम, पुल बैक हैज गिवन, इट्स गिविंग अ गुड एंट्री। तो शारदा क्रॉपकेम को खरीदना है 660 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ 900 रुपीज का टारगेट रहेगा जी। ओके, तो ये है आपके लिए एक और कैश मार्केट का स्टॉक। और पॉलीप्लेक्स बिल्कुल पिछले हफ्ते का दमदार प्रदर्शन करता हुआ 2700 पर नोट आउट है, और पिछले हफ्ते डिलीवरी मार्किंग में शुक्रवार को भी देखें जबरदस्त डिलीवरी मार्किंग होती हुई दिखी है, तो खतरनाक। पॉलीप्लेक्स पे भी रिवाइज टारगेट बताएं ना विश्वेश जी, अगर आपको समय है देखने के लिए, तो तब तक मैं कुणाल जी के पास हो आता हूं। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा पावर। अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? आपके अलावा किसकी आएगी सर? आप ही हैं सब, पूरी मतलब छाए हुए सब तरफ। वीकेंड पर, वीकडेज में बढ़िया बढ़िया कलर के कौन से, मतलब एकदम बंद गला जोधपुरी सूट पहन के सब तरफ एक ही जगह है। आप ही की आवाज है सर, बताइए। अनिल जी मैं और बंसल जी एक गोष्ठी में शामिल हुए थे अनिल जी। हाँ, तो पहली शनिवार को जी अनिल जी आप ही के बिरादरी के लोग थे वहां। जी जी अनिल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। तो अनिल जी सबका ये कहना था कि अनिल जी इसलिए सफल हैं क्योंकि सीए हैं,
कुछ लोगों का ये कहना था अनिल जी इसलिए सफल हैं क्योंकि मारवाड़ी हैं, कुछ लोगों का ये कहना था अनिल जी इसलिए सफल हैं क्योंकि उनका नाम अनिल है। तो अनिल जी इसी पर वहां पर चर्चा चल रही थी। तो मैं बता दूं, मैं इसलिए सफल हूं क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट और दीप और हमारे जैसे दूसरे कलीग्स की इतनी दमदार टीम मेरे साथ है, इसलिए मैं सफल हूं। ये सफलता का राज मैंने अभी बता दिया। बिल्कुल, तो इसमें कहीं अब मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया है, इसलिए अब इसमें कोई शंका की गुंजाइश खत्म हो गई। आप सबका साथ है तो अकेले क्या मजा है? देखिए, मजा जो साथ साथ है उसकी बात ही अलग है। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, खरीदना है टाटा पावर। टाटा पावर का चार्ट बेमिसाल है, बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है वीकली चार्ट पर। हमने देखा कि इसमें पिछले सप्ताह करेक्शन भी आया और करेक्शन के बाद मुझे लगता है अनिल जी अब बहुत सही समय है कि इन स्तरों पर और थोड़ी सी गिरावट में इसको बाय करें। आज सिंगापुर वालों का मूड थोड़ा खराब है तो हो सकता है नीचे के लेवल्स पर मिल जाए। यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है 268 रुपए पर। ये 274-75 के आसपास मिले तो वहां बाय करें। टारगेट मेरा जो स्टॉक के लिए है वो 300 से ऊपर है, तो मुझे लगता है 300 के ऊपर जाना चाहिए। तो हाफ वीक का टारगेट जो है उसको आप 290-295 रख लें और उसके बाद ये स्टॉक 300 को पार करेगा तो टाटा पावर गिरावट में खरीदारी करें। बिल्कुल, तो टाटा पावर इस पर करके चलनी है खरीदारी। आज फिर से खबरें आ रही हैं जो इनका रिन्यूएबल बिजनेस है उस पर कई सारे फंड्स का इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। साथ ही जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उस पर भी फंड्स का इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो टाटा पावर इस पर रखनी है नजर, लगातार आपको एक्शन में दिखाई ये काउंटर। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आपको आज एक्शन में दिख सकते हैं उस पर रहते हैं लड़ाई। विश्वेश जी, बंधन बैंक, इस पर आपका व्यू लेना है। शुक्रवार को हमने देखा HDFC ने लगभग 5 करोड़ शेयर्स 3% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी बेची है। उसके सामने सोसाइटी जनरल ने लगभग 1.2% हिस्सा खरीदा है और पिछले तिमाही में भी हमने देखा HDFC ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करी है, इनफैक्ट आधी कर दी है 9.89% से 4.95% पर। कैसे देखना है सर बंधन बैंक के चार्ट को? दीपांशु, बंधन बैंक से पहले अनिल जी ने पूछा था, मैं उसका रिप्लाई करना चाहूँगा। देखिए, पॉलीप्लेक्स मुझे ऐसा लगता है कि ये साल का अगर आप ओवरऑल TTM बेसिस पे सेल्स देखेंगे तो 6000 करोड़ है, विच इज़ 25% ग्रोथ। और जो EPS जो डेटा मैं चेक कर रहा हूँ उसके हिसाब से 162 वाला 275, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग अपसर्ज इन द EPS। और अगर आप उसके ऊपर पे TTM बेसिस पे वैल्यूएशन देखोगे तो रीजनेबल है। तो अगर आप यहाँ से 25% EPS ग्रोथ पकड़ते हो और करंट जो 16 का PE है उसके ऊपर ही वैल्यूएशन मार्क करते हो तो भी 3500 का टारगेट बनता है। तो मेरे ख्याल से अनिल जी ने ये रीजनिंग तब दी थी जब स्टॉक 1900 या 1600 रुपए था, और मुझे लगता है अब तो जो नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से दिस बिकम्स अ मोर ऑफ अ एविडेंट फैक्ट। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है स्टॉक फॉर सम रीजन अगर ये उठा पटक में वापस 2500-2400 की रेंज में मिलता है तो खरीदना चाहिए। अगर 2 से 3 क्वार्टर दे तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो पैकेजिंग में है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस है आई थिंक 3500 शुड बी वेरी मच अचीवेबल। अब जहाँ तक बंधन बैंक की बात है दीपांशु, मुझे लगता है कि 330 इज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। अगर 330 के ऊपर टिकता है तो 370 जाएगा। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए दीपांशु। तो मुझे लगता है अगर पुल बैक आता है 305-310 की रेंज में तो खरीदे, या 330 के ऊपर जाता है फिर तो ये रॉकेट है, फिर इन दैट केस देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अपसाइड टिल 370। तो 330 के ऊपर फ्रेश बाय करे या फिर 305-310 की रेंज में खरीदे। ओके, तो ये है आपके लिए बंधन बैंक पर खरीदारी करने की राय। इस वक्त आती हुई लेवल्स पर रखें नजर। आइए बढ़ते आगे। तैयार है हमारे साथ जैन साहब। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और लास्ट वीक जो मैंने मंडे के फ्राइडे के इवनिंग शो में दिया था उस स्टॉक्स को मैं रिपीट करूंगा। मैरिको लिमिटेड मैंने इंट्राडे FNO पिक के तौर पे दिया था, और चूंकि कैश मार्केट में बहुत अच्छा माहौल है तो मैं जनरली कैश मार्केट का भी एक इंट्राडे कैश मार्केट पिक देता हूं जब भी अच्छा लगता है मुझे मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ ना कुछ। तो राइट्स मैंने दिया था इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे। फिर अब रिजल्ट्स का सीजन का आज आगाज है, अब देखते हैं IT स्टॉक्स में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। बट और आज आपने बहुत एक बढ़िया बात बोली कि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और ये सब, तो कहीं ना कहीं देखिए IT, फार्मा और बैंक्स कुछ सेगमेंट्स ऐसे जहां पे रॉ मटेरियल का इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली हो सकता पड़ जाए बाद में कंजम्पशन को लेकर और ये सब को लेकर। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर कैन बी अ गुड पिक, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया। सो पोजिशनल पिक के तौर पे सोनाटा सॉफ्टवेयर। और एक मेरा ओल्ड टाइम फेवरेट एंड ऑल टाइम फेवरेट है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, जो कि लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया हूं मैं। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्टेड है, अगेन बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। इस ट्रंकेटेड वीक के लिए
अब जो मैं दूसरा स्टॉक देने वाला हूं, सो बेसिकली मैरिको, राइट, सोनाटा, गरवारे तो हो गए। अब इस वीक के लिए मैं इसाब इंडिया, जो कि मेरा अगेन एक फेवरेट स्टॉक है, जो कि मैं पिक ऑफ द वीक के लिए इसाब इंडिया लाया हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर एफएनओ स्टॉक्स में देखें तो एचपीसीएल कैन बी ए गुड बेट। फिर फार्मा स्टॉक्स बढ़िया लग सकते हैं, तो उस वहां पे डिवीज लैब को देखें। और एक मुझे लगता है कि एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस पे ध्यान रखें। ओके, तो ये है जैन साहब की तरफ से कुछ और पिक्स। आइए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड मॉर्निंग। सुमित जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जुड़ना बाकी है। सुमित जी जुड़ेंगे तब उनसे भी उनकी कुछ और बेहतरीन पिक्स हम लेने की कोशिश करेंगे। आइए नतीजों से पहले टीसीएस, विश्वेश जी जरा देखिए, चार्ट्स देखना है तो चार्ट्स देखिए, वायदा कारोबार के डेटा देखना है तो वो देख लीजिए। नतीजों के पहले कोई खरीदारी बिकवाली करने का कोई सिस्टम समझ में आता है, और यदि हाँ तो क्या करना है? कोई पुट कॉल ऑप्शन या सीधे फ्यूचर्स, बताइए जरा। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल स्टॉक जो है वो ठीक ठाक ही है, लेकिन वेट करना चाहिए, बिकॉज प्री रिजल्ट जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो हमें चेक करना होगा। और आज क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे खुल रहा है तो मैं वेट करना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जी स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। अगर पुल बैक आता है तो मैं ऐसा कंसिडर करूँगा कि कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये जो बाईबैक का न्यूज़ है अनिल जी, ये बाईबैक का न्यूज़ से शायद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई, पर मुझे लगता है 3500-3400 इज अ गुड रेंज टू अक्यूमुलेट। अदरवाइज तो अनिल जी आईटी हमेशा बाय ऑन डिक्लाइन ही रहा है। ओके, तो ये है टीसीएस बाय ऑन डिक्लाइन ही रहा है, रेंज में रहा है स्टॉक। देखते हैं नतीजों से क्या रेंज के बाहर आता है या नहीं। टीसीएस इंपॉर्टेंट रहेगा इसका एक्शन। संदूर मैंगनीज, ये इंटरेस्टिंग है और इसका डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक का भाव अगर आप देखें तो वैसे तो 3770 का है, बट 10 रुपए के भाव पर ये राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं। 1.8 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे। कुल 18 करोड़ जुटाने की योजना है इनकी। और जैन साहब, एंटाइटलमेंट रेशियो देखें तो एक शेयर के बदले 2 शेयर जारी किए जाएंगे। इक्विटी बेस इनकी इंक्रीज होगी 90 लाख से 2.7 करोड़ शेयर्स हो जाएगी। और डॉली खन्ना ने Q4 में 1.5% हिस्सेदारी खरीदी। इतनी सारी चीजें हो रही है संदूर मैग्नीज में, कैसे देखना है सर इसे? मुझे याद है मैंने लास्ट नवमी पे इस स्टॉक को नवमी पिक के तौर पे दिया था, और अभी भी रिसेंटली मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड किया और वहां से नॉन स्टॉप चलती गया है। तो अब देखिए क्या होता है कि ये जो न्यूज है ये थोड़ी अलग ही टाइप की न्यूज है। मैं इसको बहुत ज्यादा डीपली में एनालाइज नहीं कर पाया वेरी फ्रेंकली, बट मुझे एक कंपनी बहुत बढ़िया लगती है। वैसे देखिए मॉइल का नाम मैं हमेशा लिया, मुझे माइनिंग कंपनीज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में माइनिंग कंपनीज पे तो बिल्कुल फोकस करना चाहिए, जैसे कि एनएमडीसी है या मॉइल है। ये हमेशा मैंने, अगर कोई भी मेटल की तेजी होती है तो इन कंपनियों को बहुत फायदा मिलता है। और मैंगनीज, और इसकी देखिए इक्विटी बहुत छोटी है, ये भी एक रीजन है, और इसलिए भाव भी बड़े दिखते हैं। और देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तो सर्टेनली देखिए उससे कॉन्फिडेंस आता ही है। और इस स्टॉक को मैंने 900 रुपए से स्टार्ट किया था, और अब देखिए शेयर कैपिटल सिर्फ है 9 करोड़ की, और उसके सामने ये लोग राइट्स ला रहे हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े रिजर्व्स थे, आप 1300 करोड़ के रिजर्व्स बैठे, हो सकता है बोनस देके भी कुछ किया जा सकता था, बट आई डोंट नो हाउ इट गोज लाइक। अब कंपनी ने सोचा होगा तो देखते हैं कि इतना राइट्स वो भी 1:2 एंटाइटलमेंट रेशियो भी। तो इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही है, जिनके पास भी हमारी राय पे लिया है वो ये गलती से भी नहीं करे कि वो लोग राइट्स में अप्लाई नहीं करे, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स बेहतरीन है और शायद कुछ सब्सिडरी और कुछ ये लोग और भी ला रहे हैं। सो आई फील कि वन शुड सर्टेनली बी स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक एंड राइट्स के लिए बिल्कुल अप्लाई करें। अदरवाइज देखते हैं आज का प्राइस रिएक्शन किस तरीके से आता है, उसके बाद और एनालिसिस होगी। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए संदूर मैग्नीज। राइट्स इशू में जरूर आप पैसे लगाएं, ये जैन साहब की राय है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर आ रहा है। एंटाइटलमेंट रेशियो भी एक के सामने 2 शेयर्स दिए जाएंगे। कुछ और शेयर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, आज खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। टाइम टेक्नोप्लास्ट, बंसी जी जरा इसका चार्ट देखें। ओवरसीज बिजनेस के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। जो इनके ग्लोबल हब्स हैं वहां पर थोड़ा कारोबार बदलाव करने को मंजूरी है। 83 के लेवल पर टाइम टेक्नो कैसा लगता है सर? दीपांशु, यहाँ पे नीचे में डबल बॉटम लगा हुआ है, अराउंड 70 लेवल्स यहाँ पे डबल बॉटम है, और स्टॉक में टारगेट बैठे 100 रुपीज के। तो 12-13 रुपए का रिस्क है, 20 रुपए की अपसाइड है। तो टेक्निकली बाय जोन के अंदर है। इन स्तरों पर करेक्शन में टाइम टेक्नोप्लास्ट में खरीदारी की राय है। 70 के नीचे का स्टॉप लॉस है, 100 रुपीज पहला टारगेट है। तो यह है आपके लिए टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहां पर आपको रखनी है नजर।
एक्शन में रहेगा ये काउंटर आज भी। कुणाल जी, एस्कॉर्ट्स, इस पर अपना व्यू दें सर। झुंझुनवाला साहब ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है ओपन ऑफर में जो आया था कुबोटा की तरफ से, वहां पर मोस्ट लाइकली उन्होंने ये किया है। साथ ही फंड्स की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी यहाँ पर 24% से घटकर अब सिर्फ 4% रह गई है। बताएं सर, एस्कॉर्ट्स और जो इसके ओपन ऑफर्स के शेयर्स और जो प्रेफरेंशियल इशू के शेयर्स जारी किए गए थे कुबोटा को, वो भी आज लिस्ट होने वाले हैं, तो एक एडिशनल ट्रिगर वहां पर इसका भी ये रहेगा। कैसे देखना है एस्कॉर्ट्स को सर? देखिए, चार्ट पर भी बहुत उठापटक है दीपांशु। हमने देखा है इन कॉर्पोरेट गतिविधियों के चलते पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। एक बड़ा गैप डाउन हमने इसमें शुक्रवार को देखा था और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। जैसे ही ये स्टॉक 1600 का लेवल तोड़ेगा तो आपको इसमें सीधा यहां से 100-125 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है 1600 के नीचे जाने पर एक बार के लिए स्टॉक से निकलना चाहिए। डीप करेक्शन की संभावना दिखती है तो 1600 के नीचे कमजोर हो जाएगा। अगर स्टॉक 1600 को होल्ड कर पाता है तब आपको एक उछाल दिखेगा जिसमें 1700-1715 के लेवल्स आएंगे। तो मेरी राय में 1600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन। ओके, तो ये है आपके लिए राय। 1600 का लेवल बेहद अहम है, बिल्कुल नजदीक उसके, और आज जिस हिसाब से 100 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, 135 हो गया, एसजीएक्स गिरे जा रहा है, क्या बात है। हाँ, काफी अच्छी खासी कमजोरी दिख रही है आज एसजीएक्स में। तो देखते हैं कितने गैप से खुलता है। 17600 के आसपास जो अहम सपोर्ट है, शुक्रवार का लो है, वो होल्ड होता है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बड़े गैप के साथ खुलने की तैयारी आज हो रही है बाजार की। आइए इस बीच वागले साहब तैयार है, आइए जानते हैं उनसे उनका पिक ऑफ द वीक। वागले साहब, गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक वही है जो मैंने पिछले हफ्ते जाते जाते कहा था, सिंजिन। ये इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ अच्छा पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। 648 का बंद है, मेरा 630 का स्टॉप लॉस होगा, एक 15 रुपए 17 रुपए की रिस्क होगी, और मुझे लगता है ये 702 तक ये हफ्ते में जाना चाहिए। सो पिक ऑफ द वीक होगा सिंजिन। सिंजिन में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए वागले साहब की तरफ से। आइए जय ठक्कर भी तैयार है। जय, सुप्रभात। इस हफ्ते का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक में मैंने चुना है रेडिंगटन, जिसका लास्ट क्लोजिंग 153.50 के करीब था। उसको खरीद कर चलना है। उसका टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है वो है 173 का, और 143 का अनिल जी स्टॉप लॉस लगाना है। तो एकदम परफेक्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। रेडिंगटन काफी समय से अनिल जी एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट हम देखें तो लास्ट जुलाई से हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है ये स्टॉक। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसमें ओवर हो चुका है, और एटलीस्ट अपर एंड ऑफ द रेंज तक ये स्टॉक बाउंस कर सकता है। रिस्क पर्सपेक्टिव काफी पसंद है, और ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा मूव देखने मिल ही रहा है कुछ दिनों से। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से भी राय आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हम बढ़ते हैं आगे, और हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले अनुराग, थोड़ा सा इंतजार करें कि एलन मस्क को लेकर ये खबर आती हुई दिख रही। ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो, ये भी ट्विटर शेयर होल्डर है, 10% हो गया, 9% उनके बाद। ये क्या करते हैं लाइफ में, समझ पता नहीं सर इनका। इतना ओवर द वीकेंड इन्होंने ट्वीट भी डाले कई सारे। वो कह रहे हैं ट्विटर के प्रीमियम यूजर्स को ऑटोमेटिकली ब्लू टिक मिलना चाहिए। अच्छा, $3 पर महीने की वो प्रीमियम फीस दें, एड्स नहीं होंगी फिर उसके लिए। अच्छा। एडिट बटन 20 सेकंड के लिए आपको वहां पर मिलने वाला है। वो ऐसा खतरनाक बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा। आते ही उन्होंने डिसरप्शन शुरू कर दिया और अब बोर्ड नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ा डालेंगे इस तरह यूनिक आइडियाज डाला के, मतलब है ना। ओके, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है भाई, क्या कर सकते। तो खबर थी तो हमने सोचा कि बता दी जाए आपको। ये है आपके लिए एलन मस्क साहब ट्विटर के बोर्ड पर जाने की तैयारी में नहीं। अब इसको भी आप फाइनल मत मानिएगा, कल चेंज हो जाएगा, पता नहीं। ये ब्लूमबर्ग ने कहा है, उन्होंने खुद ने नहीं। करेक्ट सर। हाँ, तो अभी आता होगा थोड़ी देर में ट्वीट आ जाएगा। नहीं, वो खुद कह दे तब भी बदल सकता है। हाँ। इसलिए ब्लूमबर्ग के कहने में बदलने में तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। खुद कहते तब भी बदल दे तो कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए एलन मस्क और ट्विटर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ है तैयार। अनुराग, बताइए क्या है बड़ी खबर।
देखिए, देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने की तैयारियां एक बार शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों में जो है आरएचपी जो है एलआईसी के आईपीओ का फाइल कर दिया जाएगा। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक केवल आखिरी जो सरकार की हरी झंडी का इंतजार है, बाकी सभी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हो गई है और इस हफ्ते जो है वो हरी झंडी मिल सकती है और उसके तुरंत बाद जो है आरएचपी फाइल कर दिया जाएगा। आरएचपी में जो है थोड़े बहुत ही बदलाव होंगे, जिस तरह से स्टेक सेल से लेके जो है 5% तक का जो है वहां पर थोड़ा बहुत स्टेक जो है वो बदल सकता है, 5 से 6% तक भी वो हो सकता है। इसके अलावा जो सरकार की तैयारी, एलआईसी की तैयारी है वो पूरी के 12 मई से पहले किसी भी तरह से इस आईपीओ को लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि जो 3 महीने की टाइमलाइन है जो डीआरएचपी फाइल होने के बाद, तो वहां पर 12 मई से पहले जो है आईपीओ को लॉन्च करने की पूरा लक्ष्य है। तो इसी को लेकर, इसी को देखते हुए अगले कुछ दिनों में जो है आरएचपी फाइल हो जाएगा। तो जिस तरह से मार्च के अंदर इस आईपीओ को आने की उम्मीद थी, लेकिन रूस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और बाजार के उतार से ये टल गया। तो अब ये पूरी तरह से तैयारी है कि 12 मई से पहले इस आईपीओ को लॉन्च कर दिया जाए और उसको लेकर जो आरएचपी है वो अगले कुछ दिनों में फाइल हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए एलआईसी के आईपीओ पर बड़ा अपडेट। तो आप कह रहे हैं कि इसी हफ्ते आरएचपी को मंजूरी है, मई के दूसरे हफ्ते में आईपीओ आ जाएगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि 12 मई तक की जो डेडलाइन है, 90 दिनों का जो वक्त डीआरएचपी के बाद दिया गया है, तो 12 मई से पहले पूरी तैयारी है आईपीओ को लॉन्च करने की, आईपीओ ओपन होने की। क्योंकि अगर 12 मई का वक्त चला गया तो फिर जो है वापस से डीआरएचपी में काफी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। जो चौथी तिमाही के नतीजे है उनको भी शामिल करना पड़ेगा और जो प्रोसेस है वो और लंबा हो जाएगा। तो 12 मई की डेट के बाद जो है काफी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी है कि 12 मई से पहले जो है आईपीओ को लॉन्च कर दिया जाए। तभी कल मैं अखबार में ऐड भी देख रहा था, वो फ्रंट पेज पे वापस से पॉलिसी होल्डर्स के लिए आईपीओ में लगाने का मौका, प्लस वो लिंकेज विंकेज करने वाला, वो सारा चीज का ऐड आ रहा था एलआईसी की तरफ से। तो मैं समझ तो गया था, मैंने कहा मामला कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। तो हलचल बिल्कुल बराबर कैलकुलेशन करके आपको अनुराग ने बता दिया कि क्यों 12 मई के पहले ही आईपीओ लाने की तैयारी, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी। बस बाजार मजबूत रहे हैं। हाँ, वही बात है। हाँ, बाजार मजबूत रहने जरूरी। देखो लाइफ टाइम हाई के 5% नीचे है, लेकिन वो जोश उत्साह नहीं वाली नहीं, हाँ, वो तेजी वाली फीलिंग नहीं आ रही किसी में। बिल्कुल सर। हाँ, मतलब ठीक है, चल रहा है, मतलब ऐसा लोग मूड से बुलिश नहीं है। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। भाव ठीक है, अच्छा भाव में भी जो बढ़े हैं वो किसी के पास है नहीं, जो है वो बढ़ नहीं रहे, पैसे नहीं बन रहे। हाँ, पैसे नहीं बन रहे। हाँ, एग्जैक्टली, पैसे नहीं बन रहे। चलो ठीक है।